बड़ी अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री लेवल का आदमी झूठ बोलता है। कहीं भी मुस्लिम आरक्षण सिर्फ मुसलमान धर्म के नाम पे नहीं है। जो मुसलमानों को आरक्षण मिले हुए हैं वो ओबीसी कैटेगरी के अंदर, जो ओबीसी मुस्लिम है उसको आरक्षण मिला हुआ है, और जनरल कैटेगरी के अंदर ईडब्ल्यूएस के अंदर जो पिछड़ा जो गरीब मुस्लिम है उसको आरक्षण मिला हुआ है। तो आप कहाँ से ख़त्म कर देंगे? तो आप इसका मतलब जनता में झूठ फैला रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर 5 चरणों में मतदान हो चुका है। छठा चरण यानी 25 मई को मतदान होना है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आजम खान जी हैं। सर, स्वागत है सबसे पहले आपका। नमस्कार। 5 चरणों का मतदान हो चुका है, कैसा रहा क्या रुझान आए 5 चरणों के मतदान में? 5 चरणों के मतदान में जो हमारे फीडबैक्स हैं, यानी जो इंटरनल रिपोर्ट्स है कि हम लोग इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहे हैं। अब अगले 2 चरण हमें ये डिसाइड करने हैं कि कितनी मजबूत सरकार हमारी बनने जा रही है। हम लगभग 272 के आसपास हैं। अब हमें जो हमारी मेहनत अब ये चल रही है कि हम एक मजबूत सरकार की तरफ जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों की बात कर रहा है और 400 की पार की बात कर रहा है भाजपा। तो क्या लग रहा है कितनी सीटें समाजवादी पार्टी भाजपा जो कह रही है वो 400 पार का नारा भाजपा अपना खुद भूल चुकी है। आजकल उनके किसी भी मीटिंग में 400 पार का नारा आप नहीं सुनते होंगे, और 80 पार तो असंभव है उनके लिए इसमें, क्योंकि 81 सीटें हैं ही नहीं, तो 80 पार क्या करेंगे वो। हम लोग सिर्फ एक सीट पे उनके साथ फाइट देख रहे हैं, क्वेटो पे। बाकी कहीं हम लोगों को फाइट नहीं दिख रही है। हम लोगों को पूरा आराम से जीते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बार कहा जाए कि मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में? 5 चरणों में जो हुए हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता ने मतदान किया और छठा और 7वां चरण बचा है, तो किन मुद्दों को लेकर मतदान करेगी? राष्ट्रीय स्तर पे संविधान, लोकतंत्र और शिक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि भाजपा कहीं न कहीं भारत को तानाशाही की तरफ ले जा रही है। भारत का संविधान खतरे में है। हम जब खतरे में कहते हैं तो हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ हम लोग उसको एक प्रोपेगेंडा नहीं फैला रहे हैं। उसके पीछे भाजपा के तमाम नेताओं के बयान हैं, और भाजपा की जो कोर सोच है आरएसएस, उसके अपने कारकर्दगी ऐसी रही है, उनकी विचारधारा में ये रहा है कि वो न तो संविधान को मानते हैं न संवैधानिक चीज़ों को मानते हैं। इसलिए हम लोग जब कहते हैं तो जनता इस पे भरोसा कर रही है और वो उस पर मतदान कर रही है। इसके साथ साथ जो स्थानीय मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, वो महंगाई, बेरोज़गारी, किसानों की समस्या, युवाओं की समस्या, और जैसे यहाँ क्षेत्रीय समस्याएं भी होती हैं। जैसे पूर्वांचल में छुट्टा पशुओं की एक बहुत बड़ी समस्या है। पशु जब उसका धान गेहूँ चर जाता है तो जो उसकी लागत है वो उसको नुकसान में हो जाता है, वो कर्ज में चला जाता है। कर्ज की वजह से वो आत्महत्या कर रहा है। तो जब इंडिया गठबंधन ने कहा है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे और साथ साथ कर्ज माफ़ी करेंगे, और ऐसी चीज़ें जीएसटी जैसे जो कृषि यंत्रों पे जीएसटी है उसे हटाएंगे। तो किसान को कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं, एक बार हमें इन पे भरोसा करना चाहिए। और चूँकि हमारी बदहाली तो ऑलरेडी भाजपा ने 10 साल में हमको बहुत पीछे ढकेल दिया है, तो एक बार इंडिया गठबंधन पे भरोसा करके उन्हें वोट दे के उनकी बातों को हमें सुनना चाहिए। मुस्लिम आरक्षण को लेकर तमाम भाजपा के बड़े नेता जो हैं वो मंच से बयान देते रहे हैं कि उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या माहौल मुस्लिम समाज के लोगों में है इस चीज़ को लेकर? यही तो सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री लेवल का आदमी झूठ बोलता है। कहीं भी मुस्लिम आरक्षण सिर्फ मुसलमान धर्म के नाम पे नहीं है। जो मुसलमानों को आरक्षण मिले हुए हैं वो ओबीसी कैटेगरी के अंदर, जो ओबीसी मुस्लिम है उसको आरक्षण मिला हुआ है, और जनरल कैटेगरी के अंदर ईडब्ल्यूएस के अंदर जो पिछड़ा जो गरीब मुस्लिम है उसको आरक्षण मिला हुआ है। तो आप कहाँ से ख़त्म कर देंगे? तो आप इसका मतलब जनता में झूठ फैला रहे हैं। और चुनाव को, चूँकि आपके पास 10 साल के विकास का कोई एजेंडा नहीं है, आप अब उसे सांप्रदायिकता की तरफ ले जाना चाहते हैं। ओबीसी में जो 4% आरक्षण दिया जा रहा है उस पर भी अब जांच कराई जा रही है, उसको भी ख़त्म करने की ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। तो क्या लग रहा है? ओबीसी में 4% आरक्षण सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका में है। उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, और कर्नाटका में इनके सहयोगी जेडीएस ने दिया है। और पिछले
10 सालों में इनकी सरकार रही है और 3-4 साल जीडीएस की सरकार रही है, उन्होंने उसको हटाया नहीं। आज जो उसका स्टेटस को है वो सुप्रीम कोर्ट में केस है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कहा है कि ये 4% आरक्षण जारी रहना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी और सुप्रीम कोर्ट को जो निर्णय लेना होगा वो निर्णय लेगा। भारत में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई न गठबंधन है न कोई सरकार है। इंडिया क्या लग रहा है कि इस बार कितनी सीटें पा रही हैं? इंडिया गठबंधन देखिए अभी तक के हम लोगों के जो अनुमान हैं और जो फीडबैक है उसके हिसाब से 272 प्लस पे हम लोग पहुंच चुके हैं। 5वें 7वें और 8वें चरण में हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग उसको अपनी सरकार को मजबूती प्रदान कर सकें। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जब मोदी जी बनारस आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमको माँ गंगा ने बुलाया है 2014 में। 2019 में कहते हैं कि अब की बार मोदी सरकार, और इस बार है अब की बार 400 पार। क्या लग रहा है सर आपको? तो यही तो अब वो होता है कि भाई 303 की सरकार भी तो मजबूत से ही चल रही थी, 400 पार क्यों? जब ये सवाल हमने जनता के बीच में रखा कि 400 पार क्यों चाहिए, 303 में क्या इन्हें कोई परेशानी थी? 303 में भी आपने जो चाहा वो किया, मजबूत सरकार चलाई। तो जब हमने जनता को ये समझाया तो जनता को समझ में आ गया कि हाँ 400 इसीलिए मांग रहे हैं कि ये संविधान बदलना चाह रहे हैं। इसीलिए दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए इनके बिल्कुल खिलाफ खड़ा है और हमें पूरी उम्मीद है कि इनको 400 पार नहीं बल्कि 400 हार होगी इनकी। जौनपुर में मछली शहर और लोकसभा सीटें हैं, तो क्या लग रहा है कि दोनों सीटों पर कैसी फाइट है? जो हम लोगों को चलने से, तमाम मीडिया लोगों से, अपने बूथ के लोगों से बातचीत करके पता चला है कि दोनों सीटें समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन बहुत ही कंफर्टेबली मार्जिन से जीतने जा रही है। यहाँ कोई शक नहीं है। बनारस से मोदी जी फिर एक बार आ रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं, और एक तरफ अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी भी सड़कों पर उतरेंगे। तो क्या लग रहा है कि कैसी फाइट रहेगी? बहुत दिलचस्प फाइट होने जा रही है, क्योंकि जनता माननीय प्रधानमंत्री से उनके 10 सालों का कामकाज पूछ रही है और जो हम लोगों ने मुद्दे दिए हैं उन मुद्दों पे वो महंगाई, बेरोज़गारी, संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना, इस पे भरोसा कर रही है। तो यकीनन लड़ाई बहुत दिलचस्प होने जा रही है। अब उसमें जीत हार बता पाना संभव नहीं है, लेकिन लड़ाई बहुत दिलचस्प होने जा रही है। सपा की साइकिल पर सवार होकर श्याम सिंह यादव जी भी संसद तक का रास्ता तय किया था और एक बार फिर वह बसपा से चुनावी मैदान में है। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो दलित वोटर्स है वो किस तरफ है सर? दलित वोटर इस वक्त कह रहा है, गांव-गांव में हम लोग जाते हैं, वो कह रहा है कि इस बार हमें संविधान बचाना, अगली बार हम देख लेंगे बसपा को वोट देना, बहन जी को वोट देना, किसको वोट देना, लेकिन इस बार हम संविधान बचाने पे वोट देने जा रहे हैं। तो इसका मतलब अगर वो संविधान बचाने के लिए वोट दे रहा है तो वो इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। उसको लग रहा है कि संविधान से सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी को मिल रहा है वो दलित समाज को मिल रहा है, चाहे वह आरक्षण हो, चाहे मौलिक अधिकारों की चर्चा हो। चूँकि आप जानते हैं भारतीय समाज सामंतवादी व्यवस्था रही है तो उनके साथ मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। तो भारतीय संविधान ने उन्हें पूरी सुरक्षा दी है और कवच दी है, तो वो भारतीय संविधान को बचाना चाहते हैं। सर वोटर्स कहा जाए कि घरों से नहीं निकल रहे हैं, प्रतिशत जो रहा है वो कम ही होता जा रहा है, तो क्या निवेदन आप करेंगे? हम बिल्कुल अपील करेंगे, जो 5वां, 6वां और 7वां चरण बचा है उसमें हम लोगों से अपील करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान दें, अपनी पसंद के लोगों को वोट करें और जो मुद्दे हैं बुनियादी उन पे वोट करें, किसी बहकावे और किसी प्रोपगंडा की राजनीति में ना आए। धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। आजम खान जी हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हम भी आपसे अपील करेंगे कि अपने घरों से निकलें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने अधिकारों के लिए मतदान करें।